नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों चलिए आज पढ़ते हैं गणराज्य या गणराज्य में गोरखा शासन। ठीक है, गढ़वाल में गोरखाओं का शासन। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1804 से लेकर 1815 तक जो गढ़वाल राज्य है गढ़वाल है जो उत्तराखंड राज्य में, तो गढ़वाल पर जो गोरखा शासन हुआ था वो 1804 से 1815 तक हुआ था। सन 1790 से 91 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर 1791 में ही गढ़वाल में आक्रमण कर दिया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, 1790 में जब उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं को अपने अधिकार पर ले लिया था, उसी समय उन्होंने लगभग कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद 1791 में उन्होंने फिर दोबारा आक्रमण किया गढ़वाल पर। ठीक है, और गढ़वाल को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि गढ़वाल की जो सेना थी वो बिल्कुल हटी नहीं और लगातार लगी रही, और जिस वजह से जो है गढ़वालियों में और गोरखाओं में एक संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने प्रद्युम्न शाह के सेक्शन में पढ़ रखा है। ठीक है, किंतु 1 साल की घेराबंदी के बाद भी लंगूरगढ़ी ने ना जीत सके। ठीक है, 1 साल का समय बीत चुका था और 1 साल के बाद भी लंगूरगढ़ जो था चारों तरफ से गोरखाओं ने घेर रखा था, लेकिन फिर भी 1 साल बीत गया और जो गढ़वाल की जो सेना थी वो अपन बिल्कुल टिकी रही, वहाँ से हटी नहीं और इनका सामना करती रही। ठीक है, ये सामना कर करके थक गए, लेकिन गढ़वाल की सेना के सामने जो है ये बिल्कुल इतना इससे आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी। प्राकृतिक आपदाओं के बाद जो है फिर भूकंप आया लगभग 1803 के आसपास। 1803 के आसपास जब भूकंप आया तो उससे और भी नाश हो गया, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो गढ़वाल बिल्कुल तहस नहस हो गया था, और भवन भी बिल्कुल तहस नहस हो गया था। प्रजा भी लगभग आधे से ज़्यादा समाप्त हो चुकी थी। और दोस्तों, इसी बात का फ़ायदा गढ़वालियों के नाश का फ़ायदा गोरखाओं ने उठाया और उन्होंने दोबारा फिर आक्रमण किया, और 1804 के आसपास ये आक्रमण हुआ बाद में, और ये सफल आक्रमण रहा, और 1804 से ही जो है गढ़वाल पर भी गोरखाओं का शासन हो गया था। ठीक है दोस्तों, पहले जो है इन्होंने बार बार लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया था, और प्रद्युम्न शाह क्योंकि चारों तरफ से प्राकृतिक आपदाओं से घिर गया था, तो वो करता क्या बेचारा, उधर उसका भाई पराक्रम शाह भी उसे परेशान कर रहा था। इधर प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर रही थी और इधर से गोरखा लोग उसे परेशान कर रहे थे। तो क्या करता, तो इसलिए उसने गोरखाओं से संधि करी। कब तक आखिर उसकी सेना भी कब तक टिकी रहती, तो इसलिए उसने गोरखाओं से संधि करी, जिसमें कि तय हुआ कि गोरखाओं को 25,000 रुपये जो है प्रद्युम्न शाह देगा। ठीक है, और गोरखा यहाँ से चले जाएं। तो गोरखाओं ने ये संधि मान ली और 25,000 रुपया सालाना जो है देना तय हो गया कि प्रद्युम्न शाह गोरखाओं को देगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद लेकिन गोरखा कहाँ चैन से बैठते, वो भी ताक में थे कि कुमाऊं तो हमने अपने मतलब कुमाऊं अपने अधिकार में ले लिया है, गढ़वाल को भी हम अपने अधिकार में ले लें। ठीक है, और वो इसी ताक में थे। जब प्राकृतिक आपदाएं आई तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और 1804 में सफल आक्रमण किया, जिसमें कि गोरखाओं का पूरी तरीके से गढ़वाल पर अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल में शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदार निम्नवत हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रणजोर सिंह थापा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर हम रणजोर सिंह थापा के बारे में बात करें तो ये अमर सिंह थापा का पुत्र था। ठीक है, मौला राम के अनुसार ये उत्तम प्रकृति का व्यक्ति था और इसके सुप्रबंध से ही उजाड़ नगर और ग्राम पुनः बस गए थे। दोस्तों आगे बात करें तो इसके सुप्रबंध से ही उजाड़ नगर और ग्राम पुनः बस गए थे, और मौला राम ने इसे कर्ण के समान दानी बताया। और दोस्तों फ्रेजर ने भी इसके शासन व्यवस्था की प्रशंसा की है। ठीक है, इसका जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, और फ्रेजर नाम के एक राइटर हैं, उन्होंने इसके शासन व्यवस्था की जो है प्रशंसा की है, तारीफ की है। और गोरखों ने गुरु मंदिर के महंत हर सेवक राम के सारे अधिकार छीन लिए थे दोस्तों। और रणजोर थापा ने 1 वर्ष के बाद मतलब 1 साल के बाद ही पश्चिम अभियान में भी भाग लिया था।
ठीक है। और मौला राम ने रण बहादुर पर रण बहादुर चंद्रिका नाम ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों बात करते हैं हस्तिदल चौतरिया की। अगर हम हस्तिदल चौतरिया की बात करें तो इसके समय कुमाऊं में भू बंदोबस्त हेतु ऋतु ध्वज थापा, विजय सिंह शाही तथा हरदत्त ओझा को भेजा गया था, जो कि 1805 में, ठीक है दोस्तों, हस्ती दल के भाई रुद्र वीर चौतरिया के नेतृत्व में कांगड़ा में आक्रमण हुआ था। और दोस्तों हस्ती दल ने ही महंत हरसेवक राम को पुनः गद्दी सौंपी थी और इसने निर्धारित कर था ना चुकने वाले तथा अपराध करने वाले लोगों को पकड़कर भीमगोड़ा हरिद्वार स्थित चौकी में भेज दिया था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या करा था, इसने जो निर्धारित कर को न चुकाने वाले लोग और अपराध करने वाले लोगों को पकड़ा और भीमगोड़ा हरिद्वार में स्थित एक चौकी है वहाँ पर भेज दिया था। ठीक है, और जहाँ उन्हें दास के रूप में बिक्री हेतु रखा जाता था, उन्हें वहाँ पर दास के रूप में बेचने के लिए रखा जाता था। ठीक है, इसने देवप्रयाग से श्रीनगर तक मार्ग की मरम्मत करवाई थी। दोस्तों 1808 में हस्तदल चौतरिया भीमगोड़ा के पास मिला था। ठीक है, और दोस्तों बात करें कुमाऊं में बम शाह की, पहले भी हम बात कर चुके हैं। 1806 में ऋतुध्वज थापा को वापस बुला लिया तथा उसे अपराध के कारण डोटी में फांसी दे दी गई थी। ऋतुध्वज थापा को 1806 में वापस डोटी बुला लिया था और उसके अपराध के कारण, उसने अपराध किया था तो उसके अपराध के कारण उसको जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और बम शाह कुमाऊं में 1815 तक सूबा बना रहा और यह उसके स्थान पर हस्तिदल चौतरिया के बड़े भ्राता बम शाह को कुमाऊं बुलाकर वहाँ का सूबा नियुक्त किया गया। ठीक है, इसे फांसी दे दी गई और इसके स्थान पर, ठीक है, किसके, ऋतुध्वज थापा के स्थान पर हस्तिदल चौतरिया जो था, हस्तिदल चौतरिया के जो बड़े भैया थे कुमाऊं बम शाह, उन्हें कुमाऊं बुलाकर कुमाऊं का सूबा नियुक्त कर दिया और ये 1815 तक सूबा बने रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भैरव थापा की। अगर हम भैरव थापा की बात करें तो मौला राम ने भैरव थापा का नाम भैरव बली भी उल्लिखित किया है। ठीक है, किसने, मौला राम ने, और एक क्रूर सरदार था ये। ठीक है, इसके समय सर्वाधिक दास व्यापार हुआ करते थे। इसके समय में सबसे ज़्यादा दास जो थे वो बेचे जाते थे, दासों की बिक्री हुआ करती थी, दासों का व्यापार हुआ करता था। इसके समकालीन तराई क्षेत्र में जैसे काशीपुर है, काशीपुर में कंपनी ने फैक्ट्री शुरू की थी और जिसका प्रबंध रुदरफोर्ड था। और कुमाऊं ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग लीसे का व्यापार भी शुरू किया था। कुमाऊं में उन्होंने भांग का और लीसे का व्यापार भी शुरू कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं काजी बहादुर भंडारी की। अगर हम काजी बहादुर भंडारी की बात करें तो कुमाऊं में भू व्यवस्था, लूट खसोट तथा अत्याचारों की खबरों को सुनकर नेपाल दरबार ने रेवंत काजी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल को कुमाऊं भेजा था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही रेवंत काजी ने उत्पीड़न को रोकने के कई कदम उठाए थे। 1809 में नेपाल दरबार ने रेवंत काजी की सिफारिश पर कैप्टन भक्ति थापा को भेजकर पुनः भू व्यवस्था करवाई और 1811 से 12 में काजी बहादुर भंडारी तथा बक्सी दशरथ खत्री को गणराज्य की भू व्यवस्था हेतु भेजा गया था। ठीक है दोस्तों बात करें अमर सिंह थापा की। ठीक है, अमर सिंह थापा के अमीलों का शासन था। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अमर सिंह थापा को काजी की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, किसकी उपाधि दी गई, काजी की। यह उपाधि राज परिवार से बाहर सबसे प्रतिष्ठित उपाधि थी और अमर सिंह थापा ने कश्मीर तक के समस्त पर्वतीय राज्यों को जीतने के उद्देश्य से पश्चिम की ओर उत्तरोत्तर विजय पर बल प्राप्त दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही विजित क्षेत्र व्यवस्था पर ध्यान दिया था इन्होंने और मई 1811 में बुशर को अमर सिंह ने अपने राज्य में शामिल कर लिया था और 1812 में मूरक्राफ्ट ने तिब्बत की यात्रा इसी मार्ग से की थी। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं गोरख्याली शासन प्रबंध की। गोरख्याली शासन प्रबंध जो था वो गोरखों ने सेनापतियों के वेतन इत्यादि के लिए गण नरेशों द्वारा निर्धारित राजस्व व्यवस्था के ही
जो थी वो रहने दी थी। जो गोरखों के समय सेनापतियों का वेतन था, वो जो गढ़वाल के जो नरेश हुआ करते थे, पहले के जो पवार शासक वगैरह हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा जो निर्धारित राजस्व व्यवस्था थी उसी को उन्होंने रहने दिया था। ठीक है। जबकि कुछ कर एवं कर व्यवस्था में अपने अनुकूल परिवर्तन किया। इन्होंने कुछ जो कर थे, कर व्यवस्था में जो इन्होंने कुछ अपना दिमाग भी लगाया, कुछ अपने हिसाब से भी कर व्यवस्थाएं करी। राजस्व कर्मचारियों की को कमीड़ तथा सयाड़ा भी कहा जाता है। जो राजस्व कर्मचारी हुआ करते थे गोरखा शासन के समय, उन्हें कमीड़ और सयाड़ा भी कहा जाता था। ठीक है। तो गोरखाकालीन विशिष्ट शब्दावलियाँ। गोरखाकालीन विशिष्ट शब्दावलियाँ में सबसे पहले हम गरखा के बारे में पढ़ेंगे। गोरखा काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई फौजदारी थी और फौजदारी कई गरखों में बटी हुई थी। ठीक है। गढ़वाल कुमाऊं में उच्च जातियों के ब्राह्मण, राजपूत, थातवान स्वयं को गरखा कहते थे। ठीक है। ये जो गरखा थी वो कई भागों में बटी हुई थी। इसमें जो कुछ गढ़वाल और कुमाऊं में के जो उच्च जातियां हुआ करती थी, उनके जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो स्वयं को गरखा कहा करते थे। ठीक है। क्या कहा करते थे? गरखा कहा करते थे। कौन? ब्राह्मण और राजपूत। ठीक है। और ब्राह्मण और राजपूत थातवान जो हुआ करते थे वो स्वयं को क्या कहा करते थे? थातवान स्वयं को गरखा कहा करते थे। गोरखा खाली शासन में पट्टियाँ, जो पट्टियाँ होती है, जैसे गांव में कहते हैं ये वाली पट्टी वो वाली पट्टी, तो पट्टियाँ या ग्राम में समूह को गरखा कहा जाता था। ठीक है। और इसमें जो है इसके साथ ही जो गांव में पट्टियाँ होती थी, जो पूरा गांव है, गांव में ये पट्टी है, ये पट्टी है, ये पट्टी है, ये पट्टी है, तो जो छोटे छोटे समूह हैं बने हुए गांव में। ठीक है। ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, तो ये जो गांव के जो समूह हुआ करते थे इनको भी गरखा कहा जाता था। ठीक है। और मतलब गरखा कहा जाने लगा था। थातवान जो कि थातवानों के अधीन थे, और ये जो था हुआ करते थे वो थातवानों के अधीन हुआ करते थे। एक राइटर है फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार गरखा को थात भी कहा जाता था। ठीक है। जो गरखा था, गरखा को थात भी कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था? थात। गोरखा काल में गढ़वाल में 84 गरखे थे। ठीक है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि गोरखा काल में गढ़वाल में कितने गरखे थे, तो गढ़वाल में 84 गरखे थे। ठीक है। कितने थे? 84 गरखे थे। दोस्तों बात करते हैं रसूम की। अगर हम रसूम की बात करें तो कमीण और सयाना अपने पास सौंपे गए ग्रामों में जो निर्धारित राजस्व हुआ करता था, निर्धारित राजस्व के साथ अपने लिए निश्चित अंश या भेंट लेते थे और उसे रसूम कहा करते थे। ठीक है। जो कि आपके कमीण हुआ करते थे या फिर सयाना हुआ करते थे, वो अपने पास सौंपे गए गांव जो हुआ करते थे उन गांवों से निर्धारित जो राजस्व हुआ करता था, ठीक है, वो राजस्व के साथ अपने लिए निश्चित अंश या भेंट लेते थे वो लोग, और उसी को रसूम कहते। दोस्तों बात करते हैं चकड़ैत की। अगर चकड़ैत की बात करें तो ये ग्रामवासी थे जो जमींदारों को गोरखाली शासन का जुआ उठाए रखने के लिए प्रेरणा देते थे, और ये व्यक्ति गांव प्रधान या फिर भाला मानिस भी इनको कहा जाता था। ये गौरव पाने वाले कम लोग हुआ करते थे। दोस्तों गोरखा शासन यही समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे टिहरी रियासत, जो कि 1815 से और 1949 तक रहेगी। दोस्तों कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक